गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। गुड इवनिंग ऑल। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। आज हम लोग जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो पढ़ रहे हैं उसी की अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपकी आज 5वीं क्लास है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। गुड इवनिंग श्वेता आ गई हैं, जुड़ गई हैं। प्रिया राम सर कह रही हैं, खुश रहिए प्रिया जी। और आप लोग बाकी लोग आ जाइए, फटाफट आइए, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो है लास्ट क्लास जहाँ पर एंड हुई थी वहां से फिर हम शुरुआत करते हैं। आपके एडवर्ड एल्बर्ट की जो बुक है तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इस एज में जो है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स क्या हुआ है, कौन कौन से लिटरेरी फॉर्म्स डेवलप हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो पोएट्री के फील्ड में बात करेंगे। तो पीछे हमने आपको बताया था कि पेस्टोरल पोएम्स इस एज में बहुत डेवलप हुई है। पेस्टोरल पोएम्स, और पेस्टोरल पोएम्स सबसे पहले इसका श्रेय जाता है अलेक्जेंडर बार्कले को। ये नाम याद रखेंगे, बार्कले, अलेक्जेंडर बार्कले इनका पूरा नाम है। इन्होंने सर्टेन इकोलॉग्स नाम से अपनी एक बुक लिखी थी, सर्टेन इकोलॉग्स नाम से। ध्यान रखिएगा, इकोलॉग्स के मास्टर कहे जाते हैं कौन, आपके अलेक्जेंडर बार्कले। अलेक्जेंडर बार्कले जो है फादर भी कह सकते हैं हम, इकोलॉग्स के सबसे ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं, सर्टेन इकोलॉग्स नाम। एंड इन सम शॉर्टर पोएम्स लाइक हेनरिसन। और ऐसा नहीं कि पेस्टोरल केवल इन्होंने ही दिखाया, हालांकि ये मास्टर हैं उसके, लेकिन इसको दिखाने में जो हेनरिसन है, इनकी रॉबिन एंड मैकिन जो है ये भी पेस्टोरल पोएम है। और बहुत सारे आथर्स ने जो है लिखा है। जैसे इन लोगों ने क्या किया है पेस्टोरल में, जो क्लासिकल टाइम में वर्जिल और थियोक्रिटस जैसे राइटर लिखा करते थे उसी को अडॉप्ट किया और उसको ले आए कहाँ, इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे कंट्री में, और फिर लास्ट में आकर के इंग्लैंड में हमें इकोलॉग देखने को मिलता है। तो अगर इकोलॉग की हम बात करें तो इकोलॉग हमारा जो है इटली से, जो है रोम से चल करके, ग्रीस से चल करके जो है आता कहाँ है, इटली आता है, फ्रांस आता है, फिर स्पेन आता है, फिर लास्ट में आकर के 16th सेंचुरी में कहाँ पहुंचता है, इंग्लैंड में। इट वॉज मार्क्ड बाई अ सेट ऑफ कन्वेंशनल सेफर्ड्स एंड सेफर्डेस। अच्छा, पेस्टोरल पोएम्स में इकोलॉग्स में होता क्या है, इसमें बहुत सारे सेफर्ड्स सेफर्ड्स एंड सेफर्डेस जो हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर सेफर्ड एंड सेफर्डेस जो है उनको यहाँ पर दिखाया जाता है, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है और उन्हीं की स्टोरी नरेट की जाती है। जैसे कुछ फेमस हैं, कॉलिन एक बहुत ही फेमस है, फाइलिस हैं, और फीबे। फीबे करेक्टर तो बहुत ही फेमस मिलेगा, शेक्सपियर के प्लेज में भी आपको दिखेंगे। तो ये सब ऐसे कुछ करेक्टर थे। और ग्रामीण क्षेत्रों की चीजें दिखेंगी, जैसे सीप आपको दिखेगा, मिडोज दिखेंगे, फ्लावर्स दिखेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और इन सब के थ्रू ऑथर बहुत सारी चीजें हमें बताता है, जैसे वो फिलोसफिकल चीजें बताता है, हमें पॉलिटिकल थियरीज के बारे में बताता है, बहुत सारी चीजों के बारे में इंट्रोड्यूस करता है। तो अगर इसकी बात हम करें तो इसी से जो है हमारा जो है जो पेस्टोरल है, हम इस चैप्टर में एलेगरी का भी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इस एज में एलेगरी कितनी डेवलप हुई। दूसरा हमारा है पेस्टोरल के बाद एलेगरी। तो पेस्टोरल के बाद एलेगरी आई। एलेगरी में जो उस समय के ग्रेटेस्ट राइटर थे एलेगरी में, उसमें डनबर की गोल्डन टार्च पीछे भी हम अंडरलाइन करा चुके हैं, इनकी एकमात्र कह सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है। और लिडगेट की टेम्पल ऑफ ग्लास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों एलेगरी हैं, टेम्पल ऑफ ग्लास और इनकी गोल्डन टार्च। और एक चीज ये जानिए कि इन सब की ड्रीम एलेगरी हैं, दोनों की दोनों ड्रीम एलेगरी हैं। ये लोग ड्रीम देखते हैं और ड्रीम ओपन कहाँ होता है, एक गार्डन में ओपन होता है। तो ये पेस्टोरल भी हैं इन नेचर और एलेगरी तो ये हैं ही। प्रोज में हम देखें तो प्रोज में हमारे पास क्या है, तो प्रोज में जो है अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी एज में बैलेड और कैरोल का काफी डेवलपमेंट हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। आपके पेस्टोरल्स हो गए, जैसे सर्टेन इकोलॉग्स आपने देख लिया अलेक्जेंडर बार्कले का, और उसके बाद आपने देखा कि एलेगरी जो है डेवलप हुई। इस एज में बैलेड भी डेवलप हुआ है, और कैरोल जो पोएम है वो भी काफ़ी लिखे गए, काफ़ी लोगों ने इसको लिखा। रॉबिन हुड की और रोजामंड ग्रे, इन सब की जो
आपकी बैलेट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ इस एज में हमें देखने को मिलती हैं। प्रोज में देखें तो क्या अचीवमेंट हो रहा था, तो प्रोज में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था इस एज में, तो फिशर का योगदान था सबसे ज्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रैमर थे, क्रैमर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक प्रेयर बुक लिखी है, और ये प्रेयर बुक माना जाता है कि इंग्लैंड में उस समय हर व्यक्ति के हाथ में हो क्रैमर की प्रेयर बुक। तो ध्यान रखिएगा, क्रैमर साहब ने एक इंग्लिश प्रेयर बुक लिखी थी, रिलीजियस बुक थी, जिसमें सारे रूल्स और प्रेयर लिखे हुए थे। और हिस्टोरिकल प्रोज में अगर हम देखें तो द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड ऑफ केप ग्रे, केप ग्रेव जो है एक राइटर थे, उन्होंने अपना जो है बिजनेस लाइक फैशन में इन्होंने अपना जो है एक हिस्ट्री लिखी। उसके बाद फिलोसफिकल प्रोज में अगर हम देखें तो द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड ऑफ हॉटेस्ट, ये जो है लिखा गया, एंड द बुक नेम्ड द गवर्नर ऑफ इलियट, ये दो बुक लिखे गए। ये सब की सब एजुकेशनल वर्क्स हैं। द कासल ऑफ हेल्थ जो है ये एक मेडिकल वर्क है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कासल ऑफ हेल्थ एक मेडिकल वर्क है, बाद में चल के और भी मेडिकल वर्क आपको मिलेंगे, आपको दिखाई देंगे। तो ये कुछ नाम्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। और इस एज में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो बाइबल धीरे धीरे ट्रांसलेट होकर के प्रोज में अब परफेक्ट और परफेक्ट होता चला जा रहा है। आगे आपको जो है टिंडेल और ये सब राइटर मिलेंगे जो बाइबल को और परफेक्ट करते हुए आपको दिखेंगे। फिर 1611 में जाके एथराइज्ड वर्जन तो आपको मिल ही जाती है। तो हम लोग थोड़ा सा बाइबल पे यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, कैसे बाइबल का डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश बाइबल। बाइबल देखिए हमेशा से लिटरेचर में एक बहुत ही फेमस टॉपिक रहा है, और एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बाइबल से बहुत सारे आते हैं, बाइबल वगैरह काफ़ी पूछा जाता है। तो कह रहे हैं कि इस पीरियड में देखें तो इंग्लिश बाइबल जो है 8th सेंचुरी में हालांकि शुरू हुआ, का ट्रांसलेशन हम देखते हैं पहली बार 8th सेंचुरी, जब एडम बीड साहब ने क्या किया था, कुछ गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन को इंग्लिश प्रोज ट्रांसलेट किया था। तो याद रखेंगे बीड साहब जो है गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन जो है, सेंट जॉन के कुछ गॉस्पेल्स को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो पहला ये हमें मिलता है। उसके बाद हम देखें तो धीरे धीरे ये और पॉपुलर होता जाता है, और ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिंडिस फार्ने गॉस्पेल्स जो हैं, लगभग 100 इनकी जो गॉस्पेल्स हैं ये ट्रांसलेट की गई, और एल्फ्रिक लगभग 1000 के आसपास हैं। तो इन हमें जो है बाइबल में इनका भी योगदान हमें मिलता है। यहाँ से भी काफ़ी हमें देखने को बाइबल में काम किए जा रहे थे। एंग्लो नॉर्मन में जो 1066 के बाद की अगर हम बात करें, 10 बाद की बात करें, तो एंग्लो नॉर्मन में हमारे पास फ्रेंच का इन्फ्लुएंस और लैटिन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलता है। इंग्लिश थोड़ा सा कम था, तो इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेशन वगैरह करते थे, लेकिन उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं था उस समय। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जॉन वाइक्लिफ जब आते हैं और इन्होंने पहली बार जो है जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश किया, तो यहाँ से तो हमारा बाइबल है ये इंग्लिश पीपल के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, और लोग पॉपुलर करने लगे क्योंकि अब उनकी अपनी लैंग्वेज में था और उनको। हालांकि जो वाइक्लिफ ने ट्रांसलेशन किया था वो ट्रांसलेशन उतना पॉपुलर नहीं हुआ। वाइक्लिफ के एक चेले थे जो है, जिनका नाम था, याद कर लीजिएगा, जॉन परवी जो है, ये लोलार्ड लीडर थे। वाइक्लिफ के बाद जो है इन्होंने वाइक्लिफियन वर्जन को बाद में लिखा है, और द टू वर्जन आर सिंपल एंड अनप्रिटेंशियस। और यही जो दो वर्जन है ये बिल्कुल सिंपल लिखा गया है, और इसमें कोई भी काट छाट नहीं की गई है, बहुत आडंबर नहीं रचा गया है। अर्थात सिंपल तरीके से परवी साहब ने ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वाइक्लिफ के जो है ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल को बाद में किसने रिवाइज किया है, और उसके दो वर्जन निकाले हैं। ध्यान रखिएगा, जॉन परवी बहुत बार पूछा है, और एक लोलार्ड लीडर थे। लोलार्ड लीडर हमने आपको बताया था, लोलार्ड मूवमेंट जो है चला था, तो उसी के एक लीडर थे ये। उसके बाद फिर हम देखें, अभी जैसे हम आपको नाम ले रहे थे, विलियम टिंडेल साहब आपको मिल जाएंगे। टिंडेल साहब ने भी क्या किया है, ट्रांसलेशन किया है बाइबल का। 1836 के आसपास इनकी डेथ हुई थी, 26 या 29 के आसपास इन्होंने ट्रांसलेशन किया था।
और इसको मॉडर्न शेप में देने की कोशिश करी थी। उसके बाद अगर फिर हम और आगे देखते हैं तो कोलोगन में एक फ्रेगमेंट ऑफ इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट, कोलोगन में एक न्यू टेस्टामेंट जो है प्रिंट की गई थी, थोड़ा सा फ्रेगमेंट उसका कुछ पार्ट पब्लिक किया गया था, जिसमें क्या था, टिंडेल की ट्रांसलेशन की विशेषता ये थी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है, टिंडेल का ट्रांसलेशन जो है वो डायरेक्ट हेब्रू और ग्रीक से लिया गया था, हेब्रू और ग्रीक से लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। बाद में बाइबल हमें हेब्रू और ग्रीक में ही मिलती है, तो हेब्रू और ग्रीक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है किसने, आपके विलियम टिंडेल साहब, इन्हें लिए इनका बहुत योगदान माना जाता है। हालांकि बाद में जो है बहुत सारे और लोग आए, जैसे वलगेट, वलगेट की जो ट्रांसलेशन द वलगेट जो माना जाता है, और इसी पर जो है वाइक्लिफ का वलगेट वर्जन जो था वो ज्यादा रिलाई करता है, वाइक्लिफ ने वलगेट को फॉलो किया है, जबकि टिंडेल ने हैब्रू और ग्रीक को फॉलो किया है, तो ये आप ध्यान। उसके बाद अगले हमारे राइटर हैं टिंडेल के बाद बाइबल में आते हैं माइल्स कावरडेल, इनकी भी बाइबल बहुत फेमस है, माइल्स कावरडेल की 1535 के आसपास या 39 के आसपास इनकी आती है। कह रहे हैं माइल्स कावरडेल एंड एडिशन ऑफ हिज ट्रांसलेशन 1535 वाज द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश बाइबल टू बी प्रिंटेड, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पहली प्रिंटेड होने वाली इंग्लिश बाइबल कंप्लीट, इसके पहले किसी ने फ्रैगमेंट में किया है, चाहे वो आपके टिंडेल हो, चाहे वाइक्लिफ हो, और चाहे जो है आपका जो कोलोगन वाला फ्रैगमेंट पब्लिश हुआ था, तब जो है फ्रैगमेंट में थे, पहली कंप्लीट बाइबल पब्लिश करने का श्रेय जाता है हमारे किसको, माइल्स कावरडेल को। अब माइल्स कावरडेल ने, लेकिन ध्यान रखिएगा, टिंडेल के ही काम को आगे बढ़ाया था, टिंडेल को लेकर के बाद में और भी जो चीजें को मिला करके एक कंप्लीट बाइबल बनाई और उसको प्रिंट कराया। तो द फर्स्ट कंप्लीट बाइबल टू बी प्रिंटेड इज माइल्स कावरडेल बाइबल। अब कह रहे हैं कि नन ऑफ देम हाउएवर वाज मच इंप्रूवमेंट अपॉन टिंडेल्स, इन 1537 अपीयर्ड द फाइनली प्रिंटेड वर्जन ऑफ द थॉमस मैथ्यूज। 1537 में बाइबल का एक और फाइनली प्रिंटेड वर्जन आया थॉमस मैथ्यू का, हु वाज सेट टू जॉन रॉजर्स, माना जाता है कि जॉन रॉजर्स जो थे, मतलब ये पब्लिश हुआ था थॉमस मैथ्यू के नाम। थॉमस मैथ्यू कौन थे, ये माना जाता है कि इनके हमारे जो है कावरडेल के, माइल्स कावरडेल के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था जॉन रॉजर्स, वही थॉमस मैथ्यू थे, उन्होंने ही इनको प्रिंट कराया जो है। तो इट में भी सुडोनिम फॉर टिंडेल हिमसेल्फ द ग्रेट, हालांकि टिंडेल का ही सुडोनिम माना जाता है ये, द ग्रेट बाइबल। अब लास्ट में इनकी जो है आई द ग्रेट बाइबल 1539 में, द फर्स्ट ऑफ द अथराइज्ड वर्जन was executed by a commission of translators working under the command of Henry VIII। हेनरी VIII ने इसी समय क्या किया, एक कमेटी गठित की और इन्होंने कहा कि हम एक अथराइज्ड वर्जन बनाएंगे बाइबल का, जिसको नाम दिया गया द ग्रेट बाइबल। द ग्रेट बाइबल, उस समय हेनरी VIII जो है किंग थे, उन्होंने एक टीम बनाई और टीम बना करके उन्होंने क्या किया, बोला कि जितनी भी बाइबल की चीजें ट्रांसलेट करिए और पहली अथराइज्ड वर्जन बनाई। और ये किस पर बेस्ड थी, जो द ग्रेट बाइबल कही जाती है, ये मैथ्यू के ही बाइबल पर बेस्ड थी, ध्यान रखिएगा, मैथ्यू के ही बाइबल पर बेस्ड थी। मैथ्यू कौन, जो जॉन रॉजर्स माने जाते हैं, माइल्स कावरडेल के फ्रेंड थे, उन्हीं की बाइबल पर ये बेस्ड थी। हालांकि इसकी एक पूरी टीम बनाई गई थी इसमें, लेकिन ये जो इसमें नोटेबल ट्रांसलेशन इसके बाद आता है बाइबल का, तो आता है जिनेवा बाइबल 1560 में। जो कैल्विनिस्टिक लोग थे, इन्होंने जिनेवा बाइबल पब्लिश की, और इस बुक को बहुत जो है प्रीचेज बाइबल के नाम से पॉपुलैरिटी मिली, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस बुक रिसीव्ड द पॉपुलर नेम ऑफ ब्रीचेज बाइबल। आपसे अगर कोई पूछे कि ब्रीचेज बाइबल किसको कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कैल्विनिस्टिक लोगों ने जो जिनेवा बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, जिसको जिनेवा बाइबल बोलते हैं, तो ब्रीचेज बाइबल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जिनेवा इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि ये जेनेसिस से ली गई थी, जेनेसिस 1:1 से। उसके बाद आप देखें बाइबल के डेवलपमेंट में लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो आप देखेंगे, तो बिशप्स का बाइबल एक आता है, एलिजाबेथ आती हैं 1558 में, सिंहासन पर बैठती हैं। इसी समय हम देखते हैं तो एक बिशप्स बाइबल 1568 में आता है, ये फोलियो फॉर्म में आया था।
ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो बहुत सारे विद्वान व्यक्ति और सब थे, उन लोगों ने करके जो है ट्रांसलेशन किया था। हालांकि ये अगेंस्ट में आया था, जिनेवा बाइबल कह सकते हैं, प्रीचेज बाइबल के अगेंस्ट में आया था, लेकिन फिलहाल ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ। फिर जेम्स फर्स्ट के शासन में एक टीम पूरी बनी और उसने 1611 में एक बाइबल तैयार करी। लगभग उसमें शायद 48 लोग टीम, और सब लोगों ने मिल करके 48 स्कॉलर्स ने मिल करके एक एथराइज्ड वर्जन बनाया। एथराइज्ड वर्जन इसलिए कहा जाता है बिकॉज किंग जेम्स फर्स्ट ने टीम को बनाया था और एथराइज किया था। पहली बाइबल तैयार होती है जिसको हम एथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कहते हैं, 1611 में ये आई थी। आप ये जरूर याद रखेंगे। ये तो कुछ बाइबल जो है हमारी, तो वाइक्लिफ या 8th सेंचुरी से हम कहें, 8th सेंचुरी से लेकर के फिर वाइक्लिफ से लेकर के आपके टिंडेल कावर्डेल से लेकर के मैथ्यूज, सब बाइबल, जेनेवा बाइबल, ये याद रखें। अब हम देखें तो इस एज में हमारे पास ड्रामा में क्या हो रहा है। ये भी होता है कि ड्रामा में क्या चल रहा था। तो ड्रामा में हमारे क्या चलता है। आवाज़ मेरी सबको क्लियर आ रही ना। एक्चुअली थोड़ा सा जो है गला मेरा सूख रहा है इन द सेंस कि हल्का सा गले में दर्द है। आज काफ़ी क्लासेस मेरी हो गई जो है, तो कॉलेज में भी काफ़ी लंबा सेशन रहा, इसके पहले भी, और कुछ आपकी क्लासेस जो हैं लंबी हो गई। तो अगर आवाज़ स्लो आ रही हो तो मुझे एक बार आप इन्फॉर्म कर देंगे। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? चलिए ठीक है। तो आ, हाँ ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि ड्रामा में क्या हो रहा था। लेटर मिडिल एजेस में ड्रामा में कितना डेवलपमेंट हो रहा था। तो ड्रामा में अगर हम देखें तो ड्रामा जो है मिडिल एजेस में बहुत तेजी से, नेटिव ड्रामा मतलब जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं ना अपने यहाँ, रामलीला वगैरह, इस टाइप का ड्रामा बहुत तेजी से फैला। और ये जाके फुल फ्लेज में कब आया, एलिजाबेथन एज में। ये ध्यान रखेंगे, ड्रामा पहले ऐसे ही चलता था थोड़ा बहुत, बाद में चल करके एलिजाबेथन में सबसे ज़्यादा ये पॉपुलराइज हुआ ड्रामा। तो आइए हम देखते हैं ड्रामा के बारे में। तो ड्रामा के बारे में कहते हैं कि सबसे पहले ड्रामा जो है मिरेकल प्लेज के रूप में इंग्लैंड में जो है इसको हम देखते हैं, जहाँ पर जो है चर्च और लिटर्जिकल जो ड्रामा हैं उनको जो है थीम है उस पर जो है ड्रामा लिखे जाते थे, उनको बोलते हैं मिरेकल प्लेज। मिरेकल प्लेज में क्या है, मिरेकल प्लेज में प्रायः जो है जो रिलीजियस थीम्स होती थी, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स होते थे, ऑफन बाइबल से थीम लेकर के उसको ड्रामा के रूप में लोग दिखाते थे। तो कह रहे हैं इट इज इन द चर्च एंड इट्स लिटर्जी दैट वी फाइंड द स्टिमुलस व्हिच लीड्स टू द रिबर्थ ऑफ ड्रामा। अगर ड्रामा का रिबर्थ, रीबर्थ शब्द क्यों हो रहा है ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रीक में हम बहुत ड्रामा देखते हैं, एक से बढ़कर एक ड्रामा हमें देखने को मिलते हैं जो है। यहाँ पे आके इंग्लैंड में ड्रामा का रीबर्थ हो रहा है। तो रीबर्थ होता कहाँ से है, चर्चेस से होता है। चर्च में रिलीजियस छोटे छोटे प्लेज किए जाते हैं, लिटर्जिकल प्लेज जिसको बोलते हैं, मतलब धर्म पर केंद्रित कुछ, जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत क्राइस्ट के जन्म पर कर लिया, थोड़ा बहुत उनके क्रूसिफिकेशन पर कर लिया, इस प्रकार से जो है छोटे छोटे प्लेज जो है एक प्रकार से जैसे मंदिरों वगैरह में इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, तो वहां पर हमें ये दिखाई देता है। बाद में हम इसको देखते हैं, कॉमनली यूज्ड एंटीफोनल सिंगिंग had in it the elements of dialogue, while the obvious dramatic possibilities in the Roman Catholic ritual, especially in the mass। ये सब आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि मिरेकल का जो मेन था वो स्टोरी कहाँ से ली जाती थी, तो ध्यान रखिएगा। द राइटर्स सीम टू हैव टर्न नेक्स्ट टू द अदर न्यू टेस्टामेंट स्टोरीज। तो ये पहले मतलब भाई धीरे क्या था, पहले क्राइस्ट का जन्म हो गया, ईस्टर हो गया, आपका क्रिसमस हो गया, यही सब थीम होती थी। धीरे धीरे न्यू टेस्टामेंट की कहानियों ने जगह लेने लगे, अर्थात नए टेस्टामेंट की कहानी जो है वो ड्रामा का पार्ट बनने लगी। उसमें जैसे कहानी क्या थी, जैसे एनंसिएशन का जो स्टोरी है और नेटिविटी का जो स्टोरी है ये आने लगा। उसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी, जैसे इंसान का पतन कब हुआ,
फॉल एंड द स्टोरीज ऑफ नोआ, नोआ की कहानी, डेनियल की कहानी, ये सारी कहानी हम बाद में आपको बता देंगे, एक छोटे छोटे वीडियोज बना के डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। ये मुझे आप याद भी करा दीजिएगा, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसकी कहानियाँ छोटी छोटी हैं, मतलब छोटी मतलब आपको समराइज करके बता देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी कहानियाँ भी क्या थी, अब ड्रामा का पार्ट बनने लगी। ऐसा नहीं था कि केवल वही जो है क्राइस्ट का बर्थ हो गया, उनका क्रूसिफिकेशन हो गया, ईस्टर, क्रिसमस, यही सब नहीं था, बल्कि न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट की बहुत सारी कहानियाँ, जैसे न्यू टेस्टामेंट में एनंसिएशन का है, नेटिविटी का है, ओल्ड टेस्टामेंट में फॉल ऑफ द मैन है, नोवा की स्टोरी है, डेनियल की स्टोरी है, ये सारे भी उसके थीम बनने लगे। जैसे जैसे 14वीं सेंचुरी आई, तो ड्रामा ने जो है यहाँ पर एक पूरा अपना साइकिल बना लिया, साइकिल ऑफ प्लेज हो गया। साइकिल ऑफ प्लेज कहने का मतलब कि क्राइस्ट पर, रिलीजन पर ही बेस्ड था, अलग अलग ग्रुप बन गए और इन लोगों ने फिक्स कर लिया कि देखे भैया क्राइस्ट के जन्म से लेकर यहाँ तक की कहानी हम दिखाएंगे, फिर जन्म से मान लीजिए 5 साल तक की कहानी, फिर 6 साल से 15 साल की कहानी, फिर 16 साल से जो है 25 साल तक की कहानी। इस प्रकार से पूरा साइकिल बन गया प्ले का। और इंग्लैंड में आप देखेंगे तो यही साइकिल अलग अलग गलियों में, अलग अलग जगहों पर होते थे और प्ले को परफॉर्म करते थे। ऐसा नहीं था कि एक ही थिएटर जो है उस क्रूसिफिकेशन का भी दे रहा है, तो उसके बाद इनके बर्थ का भी दे रहा है, फिर इनकी प्रीचिंग जो इनका मतलब रीबर्थ हुआ था क्राइस्ट का, उसको भी वही दे रहा, नहीं, सब ने अपना अलग अलग डिवाइड कर लिया था। पूरी एक साइकिल बन गई थी और वो साइकिल प्ले होती थी। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए आपने 4 साइकिल हो गई, सपोज करिए, आगे चल के हम आपको इसके साइकिल्स भी बताएंगे। तो ABCD 4 साइकिल्स हो गए, तो 4 साइकिल्स में पता चला आपने A वाले में देखा है, अब पता चला आप B वाले में गए तो B वाले में भी आपको A वाला चल रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे वही स्टोरी मुझे बार बार देखने को मिल रही। तो जैसे जिसको क्राइस्ट के जन्म से लेकर 5 साल 10 साल तक देखना है वो A में देख रहा है, जिसको 7 से 15 साल देखना है वो B में देख रहा है। इस तरीके से पूरे साइकिल थे इंग्लैंड में, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, जिसमें ये लोग कहां से कहां तक पूरा कंप्लीट करते थे। तो ये कवरिंग द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया की कहानी, कहां से, फ्रॉम द क्रिएशन, जब से दुनिया का निर्माण हुआ है तब से लेकर किस दिन तक, टू द डे ऑफ जजमेंट, अर्थात डे ऑफ जजमेंट मतलब न्याय का दिन कहते हैं, जिस दिन न्याय हुआ था, अर्थात मतलब जो क्राइस्ट का रीबर्थ हुआ था वहां तक। And there is a common tendency to incorporate into them material from legend and saint lives। और ये भी था कि थोड़ा सा जो सेंट्स वगैरह होते थे उनके जो है लाइफ्स को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था। यहाँ से जब धीरे धीरे सेंट्स की लाइफ इंट्रोड्यूस होने लगी, तो ये जो हमारे प्लेस थे, मिरेकल प्लेस, ये जगह ले लेते हैं और बन जाते हैं मिस्ट्री प्लेस। तो ध्यान रखिएगा, इट हैज लॉन्ग बीन द फैशन टू कॉल बाइबलिकल प्लेज मिस्ट्रीज। तो बाइबलिकल प्लेज को बहुत दिनों तक मिस्ट्री प्लेज कहा जाता था। और ये क्या करते थे, ये सेंट्स की लाइफ से जो है प्रेरित होते थे, सेंट्स की लाइफ से। तो ध्यान रखिएगा, बाद में इसको अलग किया गया, पहले शुरुआत में बाइबलिकल के प्ले को जो है मिस्ट्री प्लेज ही कहा जाता था, लेकिन बाद में ये सेंट्स की लाइफ पर बेस्ड था, तो इसलिए इसको जो है मिरेकल प्लेस कहा जाने लगा, क्योंकि जैसे साधु सन्यासी अपना मिरेकल दिखाते थे तो उसी पर बेस्ड हो गया मिरेकल प्लेस। तो ये यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए, बस इससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा मैं वही यहाँ पर आपको जो है बताऊँगा और अंडरलाइन कराऊँगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब आइए हम देखते हैं कि 12th सेंचुरी तक जो ड्रामा हमारा धीरे धीरे डेवलप होता है और आगे बढ़ता है, 14th सेंचुरी तक आता है, तो उसमें जो साइकिल बने थे क्या क्या उसमें यूज किया गया था। तो आइए देखते हैं। इसमें जो हमारे थिएटर की अगर हम बात करें, उस समय थिएटर जो था, करें इसमें क्या था कि फ्रॉम द क्लर्जी कंट्रोल पास्ट फर्स्ट टू द रिलीजियस एंड सोशल गिल्ड्स। कह रहे हैं कि ये क्या होता था, रिलीजियस थीम को लेकर के सोशल सोसाइटी तक को पूरा कनेक्ट करते थे। उसके बाद सोशल के बाद इन्होंने क्या ऐड कर लिया, ट्रेड गिल्ड्स को भी ऐड कर लिया। उसके बाद वहाँ पूरा जो टाउन होता था उसका एक कंट्रोलर होता था, वो पूरा उसको कंट्रोल करता था, जनरल कंट्रोलर होता था। और ये जो ग्रुप होते थे, गिल्ड्स होते थे, विच वर वेल्दी, ये काफ़ी वेल्दी होते थे, बड़े मतलब पैसे वाले होते थे।
and keen rivals in public show became responsible for the production. Each guild took on a separate episode from a cycle, often an episode suited to its own interest. अब ध्यान रखिएगा, गिल्ड्स मतलब जैसे अमीर ज़्यादा कह लें, जिनके पास पैसा है, वो अपना बिजनेस खोल लिया उन्होंने, तो क्या किया कि थिएटर अलग अलग बना लिए। मान लीजिए मिस्टर ए, बी और सी जो है, इन्होंने अपने अपने जो है थिएटर्स खोल। अब सबका फिक्स हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गए। इन्होंने जब टेंडर भरा तो इनको ये बता दिया गया, आज की लैंग्वेज में हम अगर टेंडर कहें, कोई ऑफेंड मत होइएगा कि मैं क्राइस्ट को या उसको जो है टेंडर के माध्यम से, ये बस आपको समझाने के लिए है। जैसे टेंडर आप भरते हैं तो टेंडर में आपको कहा जाता है कि भैया आप यहाँ से यहाँ तक का काम करेंगे और इतने में करेंगे। टेंडर दूसरा भरता है, वो कहता है हम 2 से लेकर 5 तक काम करेंगे, फिर ये कहता है 6 से लेकर 10 तक करेंगे। सबका अलग अलग टेंडर होता है। ऐसे सारे जो गिल्ड्स थे, इन्होंने अपना, ये अमीर लोग होते थे, इन्होंने अपनी टीम बना ली। टीम बना के एक पर्टिकुलर इनको टॉपिक दे दिया गया, यहाँ से यहाँ पर ही बेस्ड आप स्टोरीज पर ड्रामा चलाएंगे और यहाँ से यहाँ पर बेस्ड स्टोरीज पर ही ड्रामा चलाएंगे। तो ये लोग अपने, भाई जैसे सपोज करिए, मान लीजिए आप ड्रामा प्ले कर रहे हैं, कोई आपके पास सपोज करिए प्ले कर रहे हैं कि हम स्मार्ट क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब आपको ये ड्रामा करना है और आपके पास स्मार्ट क्लास ही नहीं है, स्मार्ट बोर्ड ही नहीं है, तो इन्होंने कहा कि जिसके पास स्मार्ट बोर्ड है वो स्मार्ट बोर्ड वाला चलाए, जिसके पास ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक बोर्ड वाला चलाए। तो ऐसे आपस में इन लोगों ने बंटवारा कर लिया। अब क्या हुआ, जब बंटवारा हो गया तो चेस्टर द वाटर लीडर एंड ड्राइवर्स ऑफ द डी परफॉर्म नोवाज डिल्यूज। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, चेस्टर ली जो था ग्रुप, इसने कौन सी स्टोरी ले ली, नोवाज डिल्यूज की स्टोरी। एक दिन मैं इसको बता दूंगा, आपको वीडियो डाल दूंगा कि नोवा का जो डिल्यूज हुआ था वो कब हुआ था और उसकी क्या स्टोरी है। तो ये वाली कहानी किसने ले ली, चेस्टर ने। ध्यान रखिएगा, पूछता है, मैच कराने के लिए देता है, आपको एक तरफ लिख देगा चेस्टर और फिर मान लीजिए अभी और मैं आपको बता रहा हूं। तो इन लोगों ने ये ले लिया। द ग्रोइंग elaboration ऑफ प्रेजेंटेशन स्टिमुलेटेड बाय गिल्ड राइवलरी एंड द एक्सटेंशन ऑफ द साइकिल लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ ambulatory cycle in which each episode was performed on 2 deck cart or pageant। अब ध्यान रखिएगा, अब हुआ क्या, कंपटीशन बढ़ गया। जैसे आज कंपटीशन है, आप कंपटीशन है, मैं आपके सामने ऑनलाइन आया हूँ, बहुत सारे लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। कंपटीशन है तो ऐसे उस समय भी कंपटीशन हुआ। कंपटीशन हुआ तो क्या हुआ, पहले जैसे आप देखिए कोचिंग क्लासेज ऑफलाइन चलती थी, अब कंपटीशन हो गया, ऑनलाइन चल रही हैं, घर घर अपना पहुँचा रहे हैं, आप घर में बैठे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे पहले क्या था कि पहले थिएटर्स जो है एक जगह पर हुआ करते थे। सपोज करिए आपके घर से 20 किलोमीटर दूर थिएटर है, तो आप नहीं जा पा रहे हैं, आप 20 किलोमीटर चल के नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए आपके गांव में 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 में 20 किलोमीटर चल के 50 लोग 100 लोग जाएंगे। चलिए ठीक है, अब इसी थिएटर को ही हम आपके गांव में ले आ रहे हैं। तो गांव में ले आ रहे हैं तो इतना तो है कि 1000 में से यहाँ 50-100 आ रहे थे, तो यहाँ 300-400 आएंगे, संख्या बढ़ गई। तो इनकम, तो इसी को कहा गया एम्बुलेटरी थिएटर या मोबाइल थिएटर। एम्बुलेटरी या मोबाइल थिएटर, जैसे पहले गांव में आते थे ना कई लोग जो है एक ग्रुप बना करके और कुछ दिन अपना ड्रामा करते थे, नौटंकी करते थे, फिर चले जाते थे, इसी को बोलते हैं एम्बुलेटरी या, बताइए, इसी को बोलते हैं एम्बुलेटरी या मोबाइल थिएटर। अर्थात घूम घूम कर नाटक ये दिखाते थे, गली नुक्कड़ चौराहे पर जो है ये अपना परफॉर्मेंस किया करते थे। और ये क्या करते थे, प्रायः इनके पास एक कार्ट हुआ करता था जो डबल डेकर होता था। जैसे मुंबई में डबल डेकर बस चलती हैं, डेकर कहें तो अपने गांव की भाषा में तल्ला स्टोरीज, 2 स्टोरीज होती थी, डबल डेकर चलता था। एक के ऊपर, जैसे ये मान लीजिए है, इसके ऊपर एक दूसरा इस प्रकार से कार्ट होता था। इसी को कहा गया पजियंट। तो पजियंट प्लेस कहा जाता है, जैसे नोवाज का प्लेज है, पजियंट प्ले है, तो इसका डेवलपमेंट होता है। दिस पजियंट कंसिस्टेड ऑफ वन ऑफ इनक्लोज्ड रूम। अब इस पजियंट में आपके एग्जाम में आता है पूछने के लिए कि पजियंट में क्या क्या होता है। तो इसमें क्या होता था, पजियंट जो बनता था, ये जो पजियंट है, इसमें होता क्या क्या था, ध्यान रखिएगा। इसमें एक इनक्लोज्ड रूम होता था, चारों तरफ से घिरा हुआ इनक्लोज्ड रूम होता था। वी सर्व बोथ एज हेल एंड अच्छा टायरिंग रूम। ध्यान रखिएगा, वो नाटक प्ले करते थे ना, जैसे ये स्टेज है, स्टेज यहाँ पे नाटक प्ले कर रहे हैं, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, अपना कर रहे हैं।
पीछे एक इनक्लोज्ड रूम होता था। इसमें ये लोग जा करके आराम भी करते थे, जैसे इनका रोल खत्म हो गया, थक गए हैं, तो यहाँ आकर आराम करने लगे। और ये हेल का भी एक रूम होता था। जैसे प्रायः क्या करते थे, रिलीजियस चीजें दिखाते थे, तो आप ये करोगे तो नर्क में जाओगे, आप ये करोगे तो। नर्क में क्या रहता है, नॉर्मली ये दिखाया जाता है कि नर्क में अंधेरा है, डार्क है, तो ये रूम पैक होता था, चारों तरफ से अंधेरा होता था, लोग अपना कपड़े भी बदलते थे, रेस्ट वगैरह करते थे, और इसी को नर्क के रूप में यूज किया जाता था। जैसे भगवान ने किसी को श्राप दिया, जाओ मैं तुम्हें नर्क में भेजता हूं, तो वो यहाँ से उठ करके इस कमरे की तरफ चला जाता था, तो ये माना जाता था, दर्शक देखते थे कि वो नर्क में चला गया है। तो ये एक इनक्लोज्ड रूम होता था, जो नरक वरक दिखाने के लिए आपके गांव की भाषा में वो आपका होता था। उसके बाद ये टायरिंग रूम का भी काम करता था, थक गया आदमी, आराम करना है तो वहां जाकर के चेंज करना है, करता था। एंड सेकंड स्टोरी, और जो ये दूसरा तल है, ध्यान रखिए, ये क्या करता है, ओपन टू द स्काई, ये ओपन खुला रहता है। यहां मैंने बंद कर दिया है, अब मैं इसको आपको खोल देता हूं यहां से। ये लीजिए, आपका मैं पूरा थिएटर यहां बना ही देता हूं। चलिए, ये आपका ये एम्बुलेटरी आपका बना रहा हूं मैं। चलिए, ये इसका व्हील वगैरह लगा दिया मैंने। अब 4 चक्के वाला है, मैं 2 चक्के ही कर रहा हूं, अपना समझ लीजिएगा। 2 व्हील्स, एक ये हो गया, ठीक है। यहां से अपना चढ़ने उड़ने का थोड़ा सा जुगाड़ हो गया, और दूसरा यहां पर डबल डेकर बन गया, ये हो गया ये। अब ये क्या होता था, ध्यान रखिएगा, ये ओपन होता था, ये क्या होता था, ओपन होता था। यहां से ये जो है, ये ओपन स्काई होता था, मतलब छत कुछ नहीं होती थी, यहाँ पर प्ले परफॉर्म होता था। फिर किसी को कपड़े चेंज करने हैं, कुछ करना है, तो यहाँ से इस कमरे में आ जाता था, एक रास्ता होता था। तो ये जो है, और एम्बुलेटरी था, मोबाइल था, मतलब ठेला वाला पे लाद करके नहीं ले जाते ऐसे पहले बुलक कार्ट से, वैसे ही। और ये जो ऊपर वाली स्टोरी होती थी, यही पूरी कहानी परफॉर्म होती थी, सारे प्ले जो है यही परफॉर्म होते थे। इट वॉज टोल्ड राउंड द टाउन सो दैट द प्ले कुड बी परफॉर्म्ड एट फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक जगह पर, गली में एक जगह पर फिक्स कर दिए जाते थे, और एक फिक्स पॉइंट बता दिया जाता था, ताकि समय भी बता दिया जाता था। इस गली में, इस नुक्कड़ पर आज 12 बजे मिस्टर ए जो है, ये अपना एम्बुलेटरी लेकर बैठेंगे, और मिस्टर ए सब पहले से जानते थे क्या प्ले करेंगे। तो फिक्स टाइम होता था, तो टाइम का था वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया एग्जाम में। एक फिक्स पॉइंट होता था, जैसे यॉर्क में मान लीजिए हो रहा है, तो यहां पर लिखा होता था, यॉर्क वी रीड ऑफ 12 प्लेसेस एट विच ईच प्ले वाज गिवन इन अ सीक्वेंस। और यॉर्क प्ले होते थे, देखिए चेस्टर प्ले हुए, यॉर्क प्ले हुए। ये कितने बजे शुरू होता था, 4:30 बजे सुबह शुरू हो जाता था। क्या बात है, आजकल के बच्चे तो उठेंगे ही नहीं। 4:30 बजे सुबह ये शुरू हो जाता था, और कब तक चलता था, एंड वेंट ऑन अंटिल द लाइट फेल्ड। और ये तब तक चलता था जब तक सूर्य डूब न जाए, तब तक ये चलता था, अंधेरा न हो जाए, लाइट फेल न हो जाए। लंदन में 1500 में जो ये प्लेज थे, ये सब इसी पर प्रेजेंट किए गए। हाँ, और ये प्लेज लंदन में जो 1500 के आसपास चलते थे, ये मिनिमम 4 से लेकर के 7 दिनों तक चलते थे। तो ध्यान रखिएगा, 4 to 7 डेज चलते हैं। आपसे पूछ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पजियंट प्लेज, तो आपको ध्यान रखना होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको दे देगा, 6-7 पॉइंट बना करके, फिर आपको पूछेगा कौन सा नहीं सही है, तो उसमें से 2-3 नहीं सही होंगे, बाकी सब सही होगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे। हाँ, चलिए, तो कह रहे हैं कि फॉर सच इलेबोरेटेड साइकिल प्रेजेंटेड आउट ऑफ डोर्स ओनली समर फेस्टिवल्स वर रियली सुटेबल। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, इतना सिस्टमैटिक सब कुछ प्ले करना है और इतना इलेबोरेटेड प्ले जो है दिखाना है,
तो समय भी होना चाहिए सबके पास देखने के लिए, भाई सबको काम करना ये करना है। तो समर ब्रेक्स में ये ज़्यादा जो है, समर फेस्टिवल जब होते थे लोग इकट्ठा होते थे, तभी उसी समय ये लोग ज़्यादा इसको प्ले करते थे। और जो है बाद में 1311 के बाद ये प्ले जो है, जो कॉर्पस क्रिस्टी का फेस्टिवल होता है वहां से ये शुरू होते थे। वो जो किस महीने में शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है ये। 1311 में जो है कॉर्पस क्रिस्टी जो कब आता था, मई या जून के महीने में। ये फेस्टिवल कब आता था, मई या जून के महीने में। When weather was likely to be good and the hours of daylight were long। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मई जून के महीने में वेदर अच्छा रहता है, ना बारिश का डर है बहुत, ना कुछ है। और दूसरा चीज क्या है, दिन लंबे होते थे, अर्थात सुबह जल्दी हो जाएगी तो 4:30 से अपना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद दिन लंबा जाएगा तो 7:15 7:30 तक ये क्या करेगा, चलेगा। तो लंबे टाइम तक ये परफॉर्म कर पाएंगे। Here and there, however, notably at Chester, the plays were associated with Whitsuntide, the cycle some of which were performed annually। अब ये ध्यान रखिएगा, कुछ साइकिल ऐसे थे जो एनुअली परफॉर्म होते थे, एंड सम ओनली एट इंटरवल्स ऑफ सेवरल ईयर्स, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कई साल के बाद होते थे, 3 साल 5 साल 10 साल इस तरीके से। मेड कॉर्पस क्रिस्टी अ ग्रेट पब्लिक हॉलीडे, इन्होंने कॉर्पस क्रिस्टी को एक बहुत बड़ा पब्लिक हॉलीडे बना दिया। जैसे मान लीजिए कॉर्पस क्रिस्टी हॉलीडे हो रहा है 5 तारीख को हर साल, तो अब कोई आया हर साल 5 को प्ले कर रहा है, कोई हर तीसरे साल आता है, तो सबको पता है कि तीसरा साल, जैसे महाकुंभ लगा है इस समय, तो ये हो गया कि 144 साल बाद आया है। अब 144 साल सुनते ही सबको लग रहा है कि हम तो मर जाएंगे, अब फिर 144 साल तो जीना नहीं है, तो सब लोग पहुंच गए कुंभ में। क्यों, क्योंकि भाई आस्था का विषय। ऐसे ही ये देखते थे, ये इन लोगों को भी क्या था कि किसी को ये लगता था यार ये प्ले 5 साल में फिर आएगा, तो 5 साल कौन इंतजार करेगा, चलो देख लेते हैं, तो इसलिए भीड़ होती थी। तो बहुत सारे प्लेज थे वो ईयरली वाइज या कई साल बाद जो है ऐसे ओकेजन्स पर किए जाते थे। इससे ये जो कॉर्पस क्रिस्टी का फीस्ट था ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि हर जगह जो है इसका लोग इंतजार करते थे कि कब जो है ये शुरू होगा। अब हमारे पास जो साइकिल्स हैं उन साइकिल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास जो कंप्लीट साइकिल्स, 3 कंप्लीट साइकिल्स हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका अपना जो है पूरा प्ले था। तो चेस्टर, यॉर्क एंड वेकफील्ड, ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों कंप्लीट साइकिल्स हैं, तीनों कंप्लीट साइकिल्स हैं, चेस्टर, यॉर्क एंड वेकफील्ड। चेस्टर साइकिल माना जाता है कि सबसे पहले चेस्टर साइकिल आया था। ये कब बना, 1350 से 1450 के बीच में इसके प्ले कंपोज किए। और इसकी कहानी कहां से शुरू होती है, फॉल ऑफ सैटर्न, जब सैटर्न को गॉड ने क्या किया, नर्क में भेज दिया, वहां से लेकर के जजमेंट के डे तक ये पूरी कहानी कवर करते हैं। चेस्टर साइकिल एक पूरा कंप्लीट साइकिल है। ये साइकिल कहां से कहां स्टोरी कंप्लीट करता है, सैटर्न के फॉल से लेकर के जजमेंट के डे ऑफ जजमेंट तक। इसमें दूसरा है हमारा यॉर्क साइकिल। यॉर्क साइकिल में टोटल 48 प्ले हैं, ध्यान रखिएगा, यॉर्क साइकिल में 48 प्लेज हैं, 48 प्लेज हैं। ये 48 प्लेज जो है which suggests that they may be result of 3 separate periods of production at some time between 1350 to 1400। इनका भी अलग अलग पीरियड में 1350 से 1400 के बीच में ये लिखे गए थे यॉर्क साइकिल वाले, और इसमें टोटल 48 प्लेस थे। उसके बाद तीसरा था वेकफील्ड प्लेस। वेकफील्ड को हम टाउनले प्लेस के नाम से भी जानते थे, क्योंकि टाउनले एक फैमिली थी जो इसके मैन्युस्क्रिप्ट्स को बहुत दिनों तक उसने अपना, मतलब कह सकते हैं कि अपना अधिकार उस पर जताया था, टाउनले फैमिली, इसलिए इसको टाउनले प्लेस भी कहा जाता है। तो ये 3 साइकिल्स हमारे हैं, इसका डेट लगभग हमें 1430 से मिलता है। ये तीनों साइकिल्स आप जरूर याद रखेंगे। अब इन तीनों साइकिल्स के बीच में हम देखें तो कुछ हमारी रचनाएं हैं, तो नीचे आके आप देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। कुछ प्ले यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सेफर्ड्स प्ले है, द थ्री मैरीज है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ लाइन दी हुई है जो इनका कन्वर्सेशनल स्टाइल डायलॉग वाला होता था, और डायलॉग एक दूसरे को कैरेक्टर्स देते थे, उस स्टाइल में इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर आकर के हमारा जो है मिस्ट्री प्ले खत्म होता है, मिरेकल प्ले। अब हमारा मॉरलिटी प्ले यहाँ से शुरू। तो मिस्ट्री एंड मिरेकल हमारा खत्म हुआ, अब हम मॉरलिटी प्ले को पढ़ते हैं। तो मॉरलिटी प्ले में आप बिल्कुल मॉरल से आप सब समझ जाइए कि जितने भी मॉरल वाली चीजें हैं वो एज अ करेक्टर दी जाती थी, मतलब वॉइसेस एंड वर्च्यूज या वर्च्यूज एंड वॉइसेस, मतलब गुण और दोषों को जो है करेक्टर के रूप में, जैसे ग्रीड कोई करेक्टर हो गया, कोई मिस्टर ग्रीड हो गए, मिस्टर लालच, मिस्टर ऑनेस्टी कोई हो गए, बड़े ईमानदार हैं, मिस्टर ऑनेस्टी हो गए। हाँ, मिस्टर जो है और कोई क्वालिटी आप देख लीजिए, जैसे मिस्टर ग्लटनी हो गए, मिस्टर ग्लटनी हो गए, मर्सी हो गए, जस्टिस हो गए। ऐसे ही जो आइडियाज हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, वर्चूज या वाइसेस जो हैं, उनको एज अ करेक्टर के रूप में दिखा करके लोगों को सिखाया जाता था कि भैया नैतिक बनो, थोड़ा सा अपने अंदर इथिक्स लाओ, मॉरलिटी लाओ। ये इसका पर्पज था। इस प्ले में अगर आप देखें तो सबसे फेमस प्लेरिट जो आते हैं वो है, उसमें आता है हमारा प्ले में एवरी मैन। एवरी मैन, एवरी मैन हमारा प्ले आता है 1490 के आसपास लिखा गया था, जिसमें जो है अलग अलग करेक्टर्स जो हैं, जैसे ब्यूटी एक अलग करेक्टर है, स्ट्रेंथ है और जस्टिस है, इस प्रकार से करेक्टर दिखाए गए हैं। तो एवरी मैन जो है वो सबसे फेमस हमारा मोरालिटी प्ले है। और ऐसे बहुत सारे मोरालिटी प्ले जिनके नाम जो है हम कभी मोरालिटी प्ले पे एक अलग वीडियो बनाएंगे तो आपको डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड इसके बाद हमारा शुरू होता है। अब इंटरल्यूड है क्या? इंटरल्यूड क्या होता था, नॉर्मली एक ही प्रकार की चीजें देख करके आदमी का दिमाग थक जाता है, तो बीच में भाई उसको रिफ्रेश करने के लिए कोई ना कोई चीजें चाहिए। तो कह रहे हैं कि द लास्ट प्रीडेसेसर ऑफ द ड्रामा प्रॉपर वाज द इंटरल्यूड। तो सबसे ड्रामा प्रॉपर जब से शुरू हुआ, मतलब आज के युग में हम जिसको ड्रामा कहते हैं, तो इसका एकदम लेटेस्ट वाला जो प्रीडेसेसर था वो कौन था? इंटरल्यूड। सबसे पहले आपका आया मिस्ट्री, मिस्ट्री के बाद आया मिरेकल, मिरेकल के बाद आया आपका मिस्ट्री के बाद मिरेकल, मिरेकल के बाद आपका आया मॉरलिटी, मॉरलिटी के बाद आपका आया इंटरल्यूड। उसके बाद इंटरल्यूड के बाद अब हम जो मॉडर्न ड्रामा पढ़ते हैं, आपका ट्रेजेडी, कॉमेडी, ये सब आता है। तो ये लगभग 16th सेंचुरी में जो है इंटरल्यूड, मिड 16th सेंचुरी में, मतलब 1550 के आसपास ये डेवलप होता है। इसमें बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग फीचर होते हैं, जैसे ये बहुत छोटा सा प्ले होता था, दैट इंट्रोड्यूस रियल कैरेक्टर्स यूजुअली ऑफ हम्बल रैंक सच एज सिटीजन एंड फ्रायर्स। ये छोटा छोटा इंटरल्यूड होते थे, बीच में आकर के किसी कैरेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ एलिगोरिकल फिगर्स, लेकिन इसमें कोई एलिगोरिकल फिगर्स नहीं होता था। कैरेक्टर के बारे में आकर के क्या करते थे, बीच बीच में इंट्रोड्यूस करते थे। ये क्या होता है? इंटरल्यूड होता है। अब इसका यूज क्या था? इसमें ज्यादातर फार्सिकल ह्यूमर यूज किया जाता था। हमने आपको बताया अभी, होता क्या है कि आदमी का दिमाग है, दिमाग क्या होता है, जैसे एक ही चीज देख देख के बोर हो जाता है, तो बीच में वो क्या करते हैं, कुछ चीज ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। तो वही काम इंटरल्यूड करता था। ये क्या करता था, छोटे छोटे सीन्स होते थे जो आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए किए जाते थे, ताकि आपका दिमाग फिर से रिफ्रेश हो जाए। तो इस प्रकार की चीजें जो है इंट्रोड्यूस करना। आप आजकल भी मूवी बनती है, जैसे बहुत फाइट वाइट वाली मूवी होती है, तो बीच में कॉमेडियन को डाल देते हैं, वो आता है आपके दिमाग को तो थोड़ा रिफ्रेश कर देता है। और इसके सबसे मोरालिटी प्ले के सबसे बड़े राइटर पीछे हमने आपको बताया था जो है, तो इसमें जो राइटर हमारे हैं वो जॉन हेवुड। इनकी द 4 पीज, ये आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, 4 पीज इनकी। और 4 पीज में, पीज मतलब ध्यान रखिएगा नाम है, जैसे 4P में कौन कौन है, ध्यान रखिएगा।
पहले पी है पेडलर, दूसरे पी है पामर, तीसरे पी है पार्डनर और चौथे पी है पॉटिकेरी। तो ये 4 पी मतलब शुरू के पी को ले लीजिए, पी 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 पी, ये हो गया 4 पीज, 4 पीज, इसका नाम हो गया आपके प्ले का 4 प्लीज। तो ये पहला हमारा जो है इंटरल्यूड है, तो ये ध्यान रखेंगे। 4 पीज किसने लिखा है? जॉन हेवुड ने। बहुत बार पूछा है ये 4 पीज वाला, पूछता है पेडलर, पामर, पार्टनर, पॉटिकेरी, इसमें एक अलग दे देगा। मान लीजिए यहां से पॉटिकेरी हटा करके, सपोज करिए आपको सब कुछ दे दिया, तीनों दे दिया, या मान लीजिए पार्टनर आपके हटा करके यहां पर दे दे यहां पर दे दे प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर। अब आपको क्वेश्चन दे देगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 पीज, तो आपको दे देगा पेडलर, पामर, प्रैक्टिशनर और पॉटिकेरी। अब आपको अगर नहीं पता है कि पेडलर, पामर और प्रैक्टिशनर नहीं है भैया, कौन है? पार्डनर है। कौन है? पार्डनर है। तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चारों आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे चारों। अब हमारा अगला जो आता है वो आता है अर्लीस्ट ड्रामाज। शुरुआत में ड्रामा हम देखें तो 1550 के आसपास हमें अलग प्रकार के ड्रामा दिखते हैं, और सबसे पहले इंग्लिश में ड्रामा जो है आया तो सिनेका जो थे 3 BC में, इन्हीं के पैटर्न को फॉलो किया और ट्रेजेडी का इंग्लैंड में इन्वेंट हुआ। ट्रेजेडी इंग्लैंड में लाए कौन? बताइए, इंग्लैंड में ट्रेजेडी लाने का श्रेय किसको जाता है? सैक्विले एंड नॉर्टन। सैक्विले एंड नॉर्टन ने मिलकर के लिखा पहली इंग्लिश ट्रेजेडी, जिसको बोलते हैं द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। उसका नाम क्या है? द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, उसका नाम बताइए फटाफट। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी नाम क्या है? 1562 में आई थी, गारबोडक। क्या नाम है? गारबोडक। और इसका दूसरा नाम है फेरेक्स एंड पोरेक्स। इसकी कहानी हम एक दिन आपको गारबोडक की बता देंगे कि राजा जो है उनके 2 बेटे हैं, फेरेक्स एंड पोरेक्स, और कैसे माँ जो है एक बेटे को ज़्यादा पसंद करती है, एक को कम पसंद करती है, और एक बेटा जो है वो क्या करता है? एक बेटा जो है कैसे माँ को मार देता है और फिर दूसरा बेटा उसको मार देता है, फिर राजा मर जाते हैं, फिर सारी जनता मिल करके इन लोगों को मार देती है। तो ये कहानी हम एक दिन आपको बता देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमारा शुरू होता है सबसे पहले ट्रेजेडी। तो पहली ट्रेजेडी हमारी सिनेका मॉडल पे अडॉप्ट की गई, ध्यान रखिएगा, और डम्ब शो था ये, बिल्कुल डम्ब शो। और ये पहली ट्रेजेडी हमारी है गारबोडक। इसको याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। रिटेन बाई सैक्विले एंड नॉर्टन, कभी नहीं भूलना है इसे। अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ये आपको हमेशा रटा रटाया होना चाहिए। और ये लिखा किस में गया था? ध्यान रखिएगा, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? ब्लैंक वर्स में। ध्यान रखेंगे, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इज गारबोडक। It was written by Norton and Sackville and it was written in blank verse. अदर प्लेज अगर देखें जो है, इसमें तो एपियस एंड वर्जीनिया था, जो है इसके राइटर कौन है पता नहीं। द हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्टस जो है, इसके भी राइटर का पता नहीं। अब ये जो फेमस है, ये प्ले अंडरलाइन कर लीजिएगा, जोकास्टा, ये आप जरूर याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में ये आता है। उसके बाद प्रेस्टन का कैम्बिस किंग ऑफ पर्सिया है, ह्यूजेस का मिसफॉर्चून ऑफ आर्थर है। ये सब जो है इन्होंने क्लासिकल थीम को बिल्कुल तोड़ दिया और प्लेज को बहुत आगे ले गए। फिलहाल तो ट्रेजेडी में आप 2 नाम जरूर याद रखेंगे, एक गारबोडक और एक जोकास्टा। अब हिस्ट्रीज हमारे पास आती हैं, तो हिस्ट्री में देखते हैं हमारे पास क्या है। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो यहाँ से जो है धीरे धीरे क्लासिकल ट्रेजेडी के साथ साथ जो है हिस्टोरिकल प्लेज भी काफ़ी पॉपुलर होने लगे।
शेक्सपियर के कुछ प्रीडेसेसर थे, उन्होंने कोशिश करी, हालांकि उतने पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन शेक्सपियर आगे चल के बहुत पॉपुलर होते हैं। तो सबसे पहले अर्ली हिस्ट्री प्लेज की अगर हम बात करें तो द फेमस विक्ट्रीज ऑफ हेनरी द फिफ्थ 1588 के पहले ये आई थी, और उसके बाद द ट्रबलसम रेन ऑफ किंग जॉन ये 1591 के पहले आई थी, और फिर द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर 1594 में। ये सब हिस्ट्री प्लेज थे। ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत के हिस्ट्री प्लेज यही शेक्सपियर के पहले। अगर आपसे कोई पूछे शेक्सपियर के, तो अभी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा शेक्सपियर, तो हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ, हेनरी एट्थ जो है, और रिचर्ड थर्ड, ये सब। तो ये कुछ अर्लीस्ट जो है हमारे हिस्ट्री प्लेज हैं। अब आइए, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब हम कॉमेडी की बात करते हैं। तो पहली कॉमेडी हमारे पास जो आती है, यहाँ से आप देख लीजिए, शायद ये कट गया है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो फर्स्ट जो है कॉमेडी हमारे पास है रॉल्फ राइस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस उडाल। ये अर्लीस्ट कॉमेडी है, ध्यान रखेंगे, सबसे पहली कॉमेडी हमें मिलती है। हाँ, ये ध्यान रखिए, इसके जो ऑथर थे निकोलस उडाल, ये हेडमास्टर थे एक स्कूल में, और अपने बच्चों को ही लेकर के बहुत सारे लैटिन ड्रामाज का ट्रांसलेशन करके परफॉर्म करवाते थे। जैसे आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे यहाँ ऑफलाइन क्लास में आ जाएं, फिर मैं कोई प्ले लिखूं और आपसे परफॉर्म करवाऊं, तो ऐसे ही ये करते थे। फिर धीरे धीरे काफ़ी ये इनके प्ले जो है काफ़ी फेमस हो गए, और इनको बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया। उसके बाद एक कॉमेडी और थी इस समय, गैमर गर्टन्स निडल, बहुत ही फेमस है। इसकी स्टोरी भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एक सुई जो है खो जाती है और पूरा घर तहस नहस हो जाता है, उलट पलट जाता है, और लास्ट में सुई मिलती कहाँ है, जिसमें वो सिल रही थी वहीं मिलती है। तो इसकी ऑथरशिप के बारे में बहुत ही डाउट है, आज तक पता ही नहीं चला इसको कौन लिखा। कुछ लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं, हालांकि हम लोग क्लियर नहीं होते किसने लिखा है। यहाँ पर उसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसकी लाइंस दी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब हमारा अगला है द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी स्टाइल। तो इस एज में हम देखें तो हमारा पोएट्री में डेवलपमेंट में अगर देखें तो पोएट्री में हमारे पास कौन कौन से थे। इनकी एक स्टाइल थी जिसको बोलते हैं डिकाडेंस, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश पोएट्री में एक स्टाइल थी डिकाडेंस स्टाइल। बाद में डिकाडेंस पोएट आपको मिलेंगे जब आप 20वीं सेंचुरी में जाएंगे, 1890 लास्ट में 20th में जाएंगे, डिकाडेंट पोएम आपको पोएट्स मिलेंगे आपको। इसमें कौन कौन थे, लिडगेट थे, स्केल्टन थे, हेब्स थे। इनकी मीटर जो है ये डॉगरिल फॉर्म में प्रायः ये लोग लिखा करते थे। तो इतना आप याद रखेंगे, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। प्रोज में आपको देखें, प्रोज में हमारे पास, तो प्रोज में जो है प्रोज काफ़ी कम डेवलप हुआ था इस समय। प्रोज का कोई हमें खास रिकॉर्ड नहीं मिलता है, हालांकि कुछ चौसर ने भी प्रोज में अपना योगदान किया है कि 2 प्रोज राइटिंग्स हैं, जो उनकी 2 स्टोरीज हैं कंटरबरी टेल्स में, जिसको हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। द टेल ऑफ मेलिबस और पार्सन का जो टेल है वो प्रोज में लिखा गया है, तो उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी कुछ थोड़े बहुत ऑफिशियल वर्क्स हैं जो कि प्रोज में लिखे गए। अब हमारा यहाँ से शुरू होगा चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 हम लोग कल जो है शुरुआत करेंगे। थोड़ा हम लोग स्लो चलेंगे, बट यू डोंट वरी, इसको हम लोग कवर कर लेंगे और काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। मेन चीज़ ये है कि आप इसको तैयार करें, रिपीट करें, और जितने इंपॉर्टेंट्स मैं क्लिक करा रहा हूँ, मैं 99% आपसे ये कह सकता हूँ कि एडवर्ड अल्बर्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा, 99 अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो 90% इससे बाहर कुछ आना नहीं है। अगर एडवर्ड अल्बर्ट से क्वेश्चन बनता है तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, क्योंकि जितना मार्क करा दे रहा हूँ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, तो इसी से आएगा अगर आएगा। और क्वेश्चन भी मैं आपको बीच बीच में बनाना इसीलिए बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछता है, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। हालांकि बाद में हम इस पर क्वेश्चन सीरीज भी कराएंगे एडवर्ड अल्बर्ट से, जो आप तैयारी कर लें, ताकि यहाँ पर जब हम कराएं तो आप भी आंसर दे सकें, आपका इन्वॉल्वमेंट हो। तो ठीक है, आज हम लोग जो है यहाँ पर एंड करते हैं। कल हम लोग जो है शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 5 से। तो तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए और अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, ताकि आप बेहतर रिजल्ट दे सकें और हमें भी अच्छा लगे कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। और आपका रिजल्ट ही सब कुछ बताएगा
कि आपने कितने मेहनत से पढ़ाई कर थी या हमने कितना अच्छा पढ़ाया था। दोनों चीज़ इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप रिजल्ट कैसा लाते हैं। तो लग जाइए, जुट जाइए, मेहनत करिए। आज जो है आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि टफ़ है, ये है, लेकिन धीरे-धीरे ईज़ी हो जाएगा और इतना ईज़ी हो जाएगा कि आप भी हमारी तरह यहाँ खड़े होके आराम से बोल पाएँगे और आप सब कुछ जान पाएँगे। तो चलिए, टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, बार-बार देखेंगे तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है और हर एक बार कुछ न कुछ नई चीज़ें आप उसमें देखते हैं। चाहे जितनी बार आप देख लें, अगर आपके पास टाइम है, तो हर बार देखेंगे तो कुछ नया-नया लगेगा कि पिछली बार ये छूट गया था, ये मिल गया, ये छूट गया था, ये मिल गया। देखिए, पढ़ने-लिखने का एक तरीका होता है, या तो आप बुक को 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, या आप वीडियोज़ देख रहे हैं तो 4 बार कम से कम देखिए पूरा वीडियो, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कीप वॉचिंग और आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, जो भी हैं XYZ, जो भी लिटरेचर पसंद करते हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, तक ये मेरा वीडियो पहुँचाइए, ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करें और यहाँ पे भी आके जुड़ें। और कल हम आपसे मिलेंगे। टिल देन आप लोग जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, कल मुलाकात होगी। थैंक यू।